यूटी लाहौर, फिर आपका साउथ कोरिया, फिर उधर आप सीनियर रिसर्च इकोनोमाइज करने का है। चीजें महंगी बहुत हो जाती हैं। चेंजेस जो डू यू फेस के इसको स्केल करने के हवाले से, ये जो कुरान जो है ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर ग्लोबल रिसर्च स्टोरी सीरीज। आज हमारे साथ हमारे इंतहाई ऑनरेबल होस्ट गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद एजाज अहमद साहब हैं। ही इज़ द विजनरी इन्वायरमेंटल इंजीनियर एंड आल्सो researcher who is making you can say पाकिस्तान से इनका जर्नी साउथ कोरिया में, फिर और इनकी जो बायोफील्ड्स के अंदर वेयरेबल्स और पब्लिक साइंस कम्युनिकेशन में इनकी एक्सपर्टीज़ है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस। और मेरा आपसे एक तो जर्नी के हवाले से थोड़ा सा अगर आप बताएं कि आपका जर्नी स्टार्ट से कैसे शुरू हुआ यूटी लाहौर, फिर आपका साउथ कोरिया, फिर उधर आप सीनियर रिसर्चर के तौर पे, और फिर आपका वहाँ से सफ़र जारी है। थोड़ी सी इंसाइट्स इस हवाले से दीजिएगा कि ये जर्नी में ट्रांजिशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमारे ऑडियंस को हेल्पफुल हो सकते हैं। और फिर स्पेशली आप केमिकल इंजीनियरिंग में आए और फिर इसमें इवॉल्विंग आप इन्वायरमेंटल इनोवेशन में चले गए। प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज़। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने फोरम पे आके और इस तरह गुफ्तगू करने का शर्फ बख्शा। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जर्नी की बात है तो मेरी बेसिक डिग्री जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से की थी। उसके बाद जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ साल मैंने सर्व किया। इस दौरान ही जो है वो एमएससी भी साथ साथ चलती रही। और इसके बाद पीएचडी का मौका मिला काइस्ट साउथ कोरिया में। वो एक नेटवर्किंग हमारी थी प्रोफेसर के साथ, वहाँ पे हमारे डॉक्टर सैफ साहब होते थे। और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी गुजरात यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो तशरीफ लाए, फिर हमारे प्रोफेसर भी तशरीफ लाए। वो चूंकि काम में एक जैसा था, सिमिलर था, तो गुफ्तगू करने का, बात करने का मौका मिला। तो वहीं पे फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप पीएचडी के लिए मेरे पास आ जाएं। तो इस तरह फिर जो है वो मैं काइस्ट में चला गया। तो बाकायदा तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो रिसर्च की बाकायदा चीज़ें हैं वो तो काइस्ट से ही सीखी हैं, उससे पहले तो रिसर्च का कोई ज़्यादा पता नहीं था ना। तो बाकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, ये ऑफशूट है केमिकल इंजीनियरिंग का। पॉलीमर इंजीनियरिंग है, जिस तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की डोमेन में ही फॉल करती हैं। तो है, मतलब कुछ रिसर्च केमिकल डिपार्टमेंट्स में हो रही सेम, और कुछ जो है वो इन्वायरमेंट के नाम से हो रही है। तो ये बेसिकली रिसर्च, ये थोड़ी सी, ये इसको मैं बता दूं कि मुताले पाकिस्तान में हम पहले पढ़ा करते थे कि दरख्त और पौधे होते थे, वो इम्तदाद जमाना का शिकार हुए और वो नीचे जमीन की तह में दब गए, और हजारों साल गुजरने के बाद जमीन के दबाव और दर्जा हरारत की वजह से वो कोयले और गैस और तेल के जखीरों में बदल गए। तो ये हम आम से एक जी जी। पढ़ते हैं मुताले पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये कोयले, तेल और गैस यूं बनता है ना। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इतना ज्यादा सफर होता है, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका भी होता होगा कि इसी जो ये दरख्त हैं इन्हीं को लेके कोई केमिकल प्रोसेसिंग क्विक करके, तो इससे हम जो है वो वैसी ही चीजें बना सकते हैं जैसी अब बन रही है ना। क्योंकि ये तेल साफ करने वाले कारखाने हैं, इससे फिर वो आगे चीजें पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी निकलती हैं, तो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं। तो ये चीजें ज्यादा माहौल दोस्त साबित होंगी। तो उन्होंने एक पैरेलल जो है वो रिफाइनरीज का कंसेप्ट दिया, जिसको बायो रिफाइनरीज कहा जाता है। तो मेरा जो तहकीकी काम है वो सारा इसी पर है कि किस तरह जो पौधे हैं इनकी तोड़ फोड़ करके, इनसे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो केमिकल्स हासिल करके माहौल दोस्त चीज़ें बनाई जाएं। प्लास्टिक माहौल दोस्त बना लिया जाए, माहौल दोस्त तवानाई बना ली जाए, और माहौल दोस्त जो है वो बायोफ्यूल्स बना लिए जाएं। तो ये सारी तहकीक जो है वो इस तरफ है। बाकी आप जैसे जैसे पूछते जाएंगे फिर इसको मजीद उसको करते जाएंगे। जी जी, ज़बरदस्त। और इसमें फिर आपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी तो आपने पहले ही बता दिया कि पीएचडी के लिए क्यों आपने बताया। और इसमें रिसर्च फोकस जो आपने उसमें मेरे ख्याल लिंगो सेलुलोसिक बायोमास, ये थोड़ा सा इसको कि ये क्या चीज़ है स्पेसिफिक जो आपकी रिसर्च एरिया है और क्रिटिकल क्यों है सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से। ये बायोमास की या बहुत सारी किस्में होती है ना। जिस तरह मिसाल के तौर पर गन्ना है, गन्ना भी बायोमास है। हम्म। शुगर है, गाजरें हैं, मूलियां हैं, ये भी बायोमास हैं। ठीक हम्म। है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है, वो एडिबल्स कहलाती हैं।
ये भी बायोमास है। और कुछ ऐसी चीजें जिनको हम खा नहीं सकते, जिस तरह घास फूस है, दरख्त हैं, इस तरह की चीजें। तो ये जो घास फूस और दरख्त वगैरह है, ये लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास कहलाते हैं। तो इनकी मतलब तारीफ आप यूं सादा अल्फाज में समझें कि ऐसे मतलब कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऐसे पौधे, घास फूस या जड़ी बूटियां जिनके अंदर लिग्नन भी होती है और सेलुलोजिक शुगर्स भी होती हैं। अब ये लिग्नन और सेलुलोजिक, इसकी मिसाल आप सादा अल्फाज में यूं समझ लें कि जिस तरह गाय होती है हमारे गांव देहातों में, गाय होती है, गाय चारा खाती हैं। आपने देखा होगा सब्ज रंग का चारा खाती हैं वो। तो वो जुगाली करती हैं, और जुगाली करने के अमल के दौरान वो उसको चबा के तो उसके छोटे छोटे पीस अपने मुंह में कर लेते हैं, जिस तरह हम भी उसका कर लेते हैं खुराक। तो उसके बाद वो गोबर करती हैं। वो जो गोबर होता है उसके अंदर होता है लिग्नन। शुगर्स तो वो डाइजेस्ट होके सारा, लेकिन लिग्नन जो है वो बाहर निकल जाता है गोबर के साथ। तो ये लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास, ये पूरी इसकी एक आप कह लें कि एक है, एक मुरक्कब है, एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मुरक्कब है शुगर्स का और लिग्नन का। तो ये जब निकलते हैं तो वो हजम गाय भी नहीं उसको कर पाती ना। तो ये लिग्नन इतना स्ट्रांग होता है, ये दरख्तों को सपोर्ट भी फराहम करता है। और इसके अलावा जो है और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये जो सारी की सारी है, ये है लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास। दैट्स ग्रेट। और उसमें आपने जो आपका करंट प्रोजेक्ट है SNU, ये कंट्रीब्यूट टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यूजिंग बायो रिसोर्सेज, तो वो ये लिग्नन और ये इसी से रेलिवेंट है ये चीज़। जी जी, लिग्नन जो है मतलब आप समझ लें कि ये एक पूरी दुनिया है ना बायोमास, एक लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास एक दुनिया है पूरी की पूरी ना। इसमें वो हर हर पौधे के अंदर एक अपनी दुनिया है। यानी आज तक ये नहीं हो सका कि हम ये कहें कि एक खास किस्म का केमिकल लें और एक एक पौधा लें, उसके साथ हम उसकी ट्रीटमेंट करें और उसमें से जो चीजें निकलें, किसी और पौधे के साथ उसी केमिकल की ट्रीटमेंट करा के वही चीजें निकल आए। ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है बायो रिफाइनरीज को एस्टेब्लिश करने के हवाले से। तो बहुत सारे ममालिक इस पे काम कर रहे हैं। इसमें जो है वो ब्राजील है, अमेरिका है, साउथ कोरिया भी इसी पे काम कर रहा है, कनाडा है, उन्होंने काम किया इसके ऊपर। लेकिन वो अमल इतना महंगा पड़ जाता है इसकी तोड़ फोड़ का। घास फूस की आप तोड़ फोड़ कह लें, या दरख्तों की पौधों की तोड़ फोड़ कह लें, कि इसमें से इनको तोड़ के और उसमें से जो है वो वैल्यूएबल वैल्यूएबल केमिकल्स को निकालना, ये वाला अमल जो है ये बहुत महंगा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो इस पर कोशिश करेंगे इसको इकोनोमाइज किया जाए। तो एनर्जी की जहां तक बात है, एनर्जी का तो इशू पूरी दुनिया में ही है डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, इससे पहले जो ब्रेन पूल फेलोशिप पे किया था, वो था कि एनर्जी हार्वेस्टिंग की जाए लिग्नन से। लेकिन ऐसे एक माहौल दोस्त तरीके से हो कि उस पे माहौल पे उसके बुरे असरात ना पड़े। जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, या चिप्स होती हैं, या हमारे सोलर पैनल हैं, ये माहौल पे बहुत बुरे असरात डालते हैं ना। तो हम हमारा ये था कि हम वाटर इवेपोरेशन के जरिए, यानी हम पानी गिराएं और पानी जो है वो खास किस्म की तह के ऊपर से फिसलता हुआ चला जाए, और जैसे जैसे वो इवेपोरेट हो उसके नतीजे में जो है वो तवानाई पैदा हो। ये एक खास किस्म का वो इलेक्ट्रिक एक फिनोमिना होता है। उस अमल को हम जो है वो उसके जरिए करना चाह रहे थे। तो उसमें हमने जो है वो फिर काफी हद तक हमें कामयाबी मिली। उसमें जो है वो उसकी कंडक्शन और ये सारी चीजें जो है वो की, लेकिन अभी भी इनिशियल स्टेज पे है, इतनी मेच्योर नहीं हो सकी कि हम इसको कह सकें कि ये कमर्शियलेबल प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा था कि पौधों से, आपने सुना होगा पौधों से प्लास्टिक बनाना, ठीक, यानी ऐसे प्लास्टिक बनाए जाए जो माहौल दोस्त हैं। तो उसमें भी हमने जो है वो लिग्नन को इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी वो सख्ती, जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि वो गाय खा लेती है लेकिन उसको हजम नहीं कर पाते, वो सख्त होता है। तो वो सख्ती और इसके अलावा कुछ उसकी ऐसी खसूसियात होती हैं जो उसे बाकी केमिकल से मुमताज कर देती हैं। तो फिर उनको भी हमने बायोप्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। दैट्स नाइस। और इसमें जो इनोवेशन या इंडस्ट्री की बात करें हम, जिसमें वियरेबल बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स हैं, जो अभी थोड़ा सा मैंने कहा, आपने जिक्र भी कर दिया। और इसके अलावा चैलेंजेस जो डू यू फेस के इसको स्केल करने के हवाले से, ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है इस हवाले से। हाँ, चैलेंजेस वही है, सबसे बड़ा जो मसला है वो इसकी इकोनोमाइज करने का है। चीज़ें महंगी बहुत हो जाती हैं। महंगी होने के अलावा जो है जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत महंगी है। तो इस टाइम जो है बायो रिफाइनरी की सबसे बड़ी जो अनसर्टेनिटी है वो इसकी जो है वो प्री ट्रीटमेंट की कॉस्ट है। यानी उसको तोड़ने फोड़ने का जो पहला अमल है वो ही बहुत महंगा पड़ जाता है। बाकी वाले अमल तो आसान है, जिसमें हम शुगर निकालते हैं, शुगर की फर्मेंटेशन कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो शुगर बायोफ्यूल बनाना, या बायोफ्यूल या बायो एथेनॉल, शराब जिसे हम आम कह लें, वो भी एक फ्यूल ही है ना, बायोफ्यूल है। तो गांव देहातों में लोग आम जो है वो गले सड़े फलों से शराब बना लेते हैं, फर्मेंटेशन कर लेते हैं।
एनारोबिक फर्मेंटेशन जिसे कहा है। तो वही तो बड़ा एक आसान सा अमल है ना फर्मेंटेशन वाला। लेकिन उससे पहले जो शुगर एक्सट्रैक्ट करनी है ऐसी जगहों से जो मतलब वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे, वो वाला अमल काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये चल रही हैं। अब ठीक। ब्राजील है एक वह दुनिया का मुल्क जो गन्ने से बना रहा है। अब गन्ना जो है वो जरा एडिबल है, उसको हम खाने के लिए या चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस पे काफी सारे एथिकल इश्यूज हैं, लेकिन वो बना रहे हैं क्योंकि उनके पास वाफर मिकदार में मौजूद है। तो वो गन्ने से शुगर लेके उसकी फर्मेंटेशन करके उससे वो शराब बनाते हैं। शराब को आप कहेंगे वो बायोफ्यूल या बायो एथेनॉल कहते हैं। और उससे आगे जो है वो अपनी गाड़ियां वगैरह अपनी फ्यूल की जो है वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें ब्रेन पूल फेलोशिप के हवाले से अगर देखेंगे, ये क्या चीज़ है और इसको कैसे आपने सिक्योर किया, और कुछ टिप्स आप बता दें एप्लीकेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से इसको सिक्योर करना चाहें। ब्रेन पूल फेलोशिप बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है यहाँ पे साउथ कोरिया में, मतलब हाईली पेइंग फेलोशिप है। और इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे माशाल्लाह पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं जो विन भी करते हैं, कर भी रहे हैं बड़े। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका आइडिया, कि आप जो है वो किस आइडिया को लेके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका सुपरवाइजर का किरदार कि वो कितनी इनपुट देता है आपके आइडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो बाकी एप्लीकेशन की चीजें होती हैं कि स्टोरी लाइन को डिफाइन करना, कि आपकी स्टोरी जो है वो साइंस स्टोरी इतनी परसुएसिव हो कि उसमें अगले बंदे को लगे कि यार मुझे इसको फंड कर देना चाहिए। वो किस तरह आप उसको परसुएसिव बना सकते हैं मेरी नज़र में, वो ये कि आप अपने जो है वो एक तो सुपरवाइजर की इनपुट जरूरी है, क्योंकि आप इस लेवल पर होते हैं पीएचडी करने के बाद आप पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं, आप इतना कोई नॉवल या कोई बड़ा आइडिया नहीं ला पाते ना। तो उसके लिए प्रोफेसर की इनपुट जरूरी है, पहले तो ये है। दूसरा ये है कि आप अपनी कोशिश करें कि रिसर्च को इंटरडिसिप्लिनरी करें। या तो फॉर एग्जांपल अगर आप मटेरियल के हैं तो कोशिश करें ऐसा मटेरियल बनाएं जो एनर्जी या मेडिसिन या हेल्थ के हवाले से अच्छा हो। यानी उसमें दो तीन फील्ड जो है उनको मर्ज करने की कोशिश करें। तो और अपनी जो एंड प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन की तरफ या ऐसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो मार्केटेबल हो, स्टार्टअप काइंड ऑफ जो रिसर्च है। ये इस तरह के जो आइडियाज होते हैं ये ज्यादा जो है वो फंडेबल होते हैं। अब यूरोपियन यूनियन की मिसाल ले लें, वो भी इसी तरह करते हैं। और कोरिया में भी मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है वो इसी तरह मिलती है। इंटरडिसिप्लिनरी और स्टार्टअप जो है फोकस कर सकते हैं। और पाकिस्तान साइंस ये जो कॉम है, ये आपने क्रिएट किया पाक साइंस कॉम, और ये क्या चीज़ है और इसमें अभी तक का क्या इम्पैक्ट है, और साइंटिस्ट जो है वो रोल प्ले कैसे कर सकते हैं पब्लिक में इस हवाले से। हाँ जी, हाँ जी। ये असल में एक इनिशिएटिव लिया था उस टाइम हमने कि डॉक्टर हसन जेब साहब हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो वो इसको हमारे साथ वो बड़ा अच्छा इसको लीड कर रहे थे। मैं उनकी एफर्ट्स को काफ़ी एक्नॉलेज करता हूँ। तो उसमें हमारे ये था कि हम ना सोसाइटी के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी जो है उसका साइंस के साथ अजनबियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यूं महसूस होता है कि साइंस हमारे माशरे में ना एक अजनबी सी चीज है। लोग साइंस की गुफ्तगू को करना, साइंस की बातों को समझना या एक इन डेप्थ नॉलेज की तरफ जाने को मतलब नहीं करते ना, वो समझते नहीं, बॉदर ही नहीं करते वो। नुकसान उसका क्या है कि हमारे माशरे में सतही सा इल्म है। सतही सा इल्म होने की वजह से हमारी ना कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ना कोई इंटेलेक्चुअल आउटपुट है, और ना ही इस किस्म की कोई चीजें हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर पा रही हैं। जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि हमारे अच्छे खासे जो दानश्वर लोग हैं वो भी जो है वो इस किस्म की चीज से महरूम हो जाते हैं। तो माशरों के अंदर इल्म उस वक्त तरक्की पाता है जब इंटेलेक्चुअल डिबेट को फरोग दिया जाए। तो हमारा ये एक था कि हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे जो है वो हमारे जो माशरे के असल हीरोज हैं, जो डिफरेंट किस्म के ब्रेक थ्रूज लेके आए हैं, वो लेमैन स्टाइल में अपनी जो साइंस के ब्रेक थ्रूज हैं या साइंटिफिक रिसर्च है उसको लेमैन अंदाज में बयान करें, जिससे आम हमारे जो मैट्रिक एफएससी के बच्चे हैं वो भी समझ सकें कि हाँ यार एक इन्होंने ये अच्छा काम किया, वो एक काइंड ऑफ इंस्पायरेशन बने। और इसके अलावा भी हमारे जो आम लोगों को जो है वो इस चीज का पता चले। तो एक साइंस और सोसाइटी का गैप था जिसको हमने ब्रिज अप करने की कोशिश की थी उस टाइम पे। तो उसका हमला काफी मतलब इफेक्टिव हुआ। उसमें बहुत सारे सेशंस हुए, डॉक्टर मरियम चुगताई, एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, फिर जो है वो एवन रेडली के साथ हुआ, और बहुत सारे डिप्लोमेसी के सेशन हमने किए काफी सारा। तो लेकिन उसके बाद कुछ अर्स फिर वो ऐसी कोई मसरूफियत हुई कि हम जो है वो उसको अभी फिलहाल 2 ढाई साल से वो फ्रीज हुआ पड़ा है, हम उसको मजीद जो है वो कर नहीं सके अपनी मसरूफियात की वजह से।
तो इंशाल्लाह होप्स हो कि कुछ इसका आइंदा कुछ फ्यूचर में करेंगे। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने जो हाईलाइट इश्यूज किए हैं फिर उनको सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। होप टू आप इसको जल्दी इनिशिएट करेंगे और अल्लाह ताला रिसोर्सेज इसके बनाए, और ये चीज़ तो बड़ी मोटिवेटिंग है। और इसमें एजुकेशन और कम्युनिटी के हवाले से यू आर दी एजुप्रेन्योर आप कह सकते हैं, तो अपना अलबरकत स्कूल्स और हाउ यू आर इंटीग्रेटिंग साइंस एंड एजुकेशन, ये उसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये कुछ डिफरेंट है? नहीं, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट, इस काइंड ऑफ फैमिली प्रोजेक्ट। ये हमारी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, आप उसे कह लें। हमारे देहात हैं 15-20 फैसलाबाद के करीब ना, हमारी कम्युनिटी के, गुज्जर कम्युनिटी के। तो वहाँ पे ऐसा कोई इस लेवल की फैसिलिटीज उस अंदाज से नहीं है जिस अंदाज से मैं समझता था कि होनी चाहिए ना। तो फिर हमने ये एक इनिशिएटिव लिया। इनिशियली ये जो है वो फीमेल्स के लिए है, कि ऐसी हमारी फीमेल्स जो गाँव से, उनको जाना, या स्पेशली जो मोटिवेशन ना होने की वजह से वो अपने आप को थोड़ा कम तर फील करती हैं, तो उनके लिए एक इनिशिएटिव था। इसमें अब ज़ाहिर है इदारे तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं ना। मसला तो यह मक्खी पे मक्खी मारना मकसद नहीं होता, इदारा इदारे की जगह था। तो उसमें ये था कि हमने एक तो उसमें मेरा जो विजन है कि हम उस पे वहाँ पे एक फ्रीलांसिंग का फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा हब कायम करें। जिस तरह आपने सुना होगा कि खवातीन के लिए तो सिलाई कढ़ाई का सेंटर जी जी। पिछले जमाने में खवातीन, लेकिन अब के दौर में जरूरत है कि खवातीन जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। तो उसके लिए हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था, जिसके लिए हमने जर्मनी से बात की, जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है लैब टू ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ फिर मैंने अपना एक एक जॉइंट वेंचर किया। उनको मैंने प्रोजेक्ट एक प्रपोज किया, जिसपे उन्होंने फिर हमें आईटी सपोर्ट के हवाले से, यानी वो पूरा जो हमारा वो है जो इन फ्यूचर बनेगा आहिस्ता आहिस्ता आईटी का सेंटर, या इसे आप फ्रीलांस हब कह लें, उसके लिए वो हमें आईटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लैपटॉप्स शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल के जो बच्चे हैं गांव के, उनके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर के एजुकेशन पैक्स हैं जो बिल्ट इन होंगे उस लैपटॉप्स के अंदर। वो तकरीबन 35 जो है वो अ, अभी पहले फेज में उन्होंने हमें किया कमिटमेंट, और तकरीबन 10 के करीब अभी लैपटॉप्स हमारे पास पहुंच चुके हैं। एक तो ये हमने थोड़ा सा वो करने की कोशिश की। दूसरा ये था कि हम साइंस कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च की हमने वहाँ पे। जिस तरह मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रेयर होती है, आपको पता है पाकिस्तान में आप पढ़े हैं माशाल्लाह। तो उसमें हमने ये किया कि साइंस कम्युनिकेशन को बाकायदा एज ए टॉपिक शामिल कर दिया असेंबली में, जिसमें जो बच्चे जो है वो लाइक मेम्ब्रेन्स हैं, या लाइक कोई सॉलिड मैकेनिक्स हैं, फिजिक्स की चीजें हैं, कुछ इस तरह करके, तो वो बच्चा उन चीजों को एक्सप्लेन करेगा ये बिल्कुल लेम एंड स्टाइल में, आम, ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि यार ये रगें क्या होती हैं, शरेयानें क्या होती हैं, वरीदें क्या होती हैं। और इसके अलावा जो है हमने कुछ हाई रेजोल्यूशन जो है वो माइक्रोस्कोप्स रखी हुई हैं, जो हम उसी टाइम बच्चे को मॉर्निंग समय में बच्चे खुद डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं बच्चों को। तो इससे क्या होता है, एक काइंड ऑफ डिस्कशन शुरू हो जाती है सोसाइटी में, कि बच्चा खुद से सोचने लगता है। क्योंकि एक है सुनना, तो सुनते तो रहते हैं बच्चे लेक्चर, लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती ये है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो अच्छे सामीन, यानी अच्छे सुनने वाले तो पैदा कर देता है, लेकिन अच्छे बोलने वाले इंटेलेक्चुअल लोग वो नहीं हमारे माशरे में पैदा हो रहे। तो वो बच्चों की एनालिटिकल हिस्स को या एक तजस्सुस को उभारने के लिए चीज़ थी कि बच्चे खुद से बच्चों के सामने डेली बेसिस पर एक वो हमने पूरा एक कैलेंडर ईयर डिफाइन किया, और फिर बच्चों ने जो है उस हवाले से चीज़ों को सारा करना शुरू किया। तो ये हमारे था। बाकी इसके अलावा जो है वो लम्स हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उनके साइंस मेले होते हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे जाते रहते हैं। इसके अलावा उनका एक आउटरीच प्रोग्राम है, उसके लिए हमने बच्चों को जो है वो अवेयरनेस दी। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची वहाँ पे सिलेक्ट भी हुई उनके लिए लम्स आउटरीच प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा जो है हम हमारे जो गाँव की बच्चियां हैं, उनके लिए हम स्पेशल सेशंस करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स, जिस तरह आप कर रहे हैं। तो उसमें जो मतलब और प्रोफेसर हैं, या ऐसी खवातीन जो गाँव से उठी हैं, पढ़ लिख के उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन देती हैं बच्चियों को, कि बच्चे आप पढ़ सकते हैं, मेहनत करके आगे आ सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस अंदाज से वहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो कुछ नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी हमने जो है वो स्पेशल, जो आप कह लें कि डिस्काउंट पैकेजेस या फ्री एजुकेशन जो है वो एक हमने एक मखसूस बजट इस काम के लिए भी रखा हुआ। तो इस तरह जो है ये चीज़ें हम अभी तक लेके चल रहे हैं।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो आपने बताया ट्यूटर इफेक्ट है इसको, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स में ट्यूटर इफेक्ट कहते हैं इसको। और इवन कोचिंग इफेक्ट भी आ गया कि 1 to 1 भी बच्चे जो है ना एक दूसरे को कोचिंग करे, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए। अच्छा, एडवाइस और विजन के हवाले से आप एडवाइस क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, या आप तो नीचे ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो टू परस्यू रिसर्च, अब मतलब बाहर रिसर्च करनी है, विजन बनाना है, एडवाइस क्या देंगे? और फिर लॉन्ग टर्म विजन के हवाले से आप क्या देखते हैं साइंस हेडिंग के हवाले से, और लोग उसको कर सके, मतलब प्लीज। उसमें यही है, एक स्पेशली जो कि मैं पाकिस्तानी बच्चों की सीवीज में आती रहती हैं, इंटरव्यू भी करते रहते हैं। पाकिस्तान में था तो जॉब के लिए भी इंटरव्यू करते रहते थे, यूनिवर्सिटी में भी, अपने स्कूल के लिए भी, हायरिंग के लिए, ये सारे सिलसिले थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो उस तरह नहीं बन पा रहे जिस तरह होना चाहिए ना उनका। यानी उनके अंदर वो बात ही नहीं है कि आप अपने आप को मार्केट कर सकें। ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे स्टूडेंट। दूसरा ये है कि वो ये समझते हैं कि शॉर्टकट तरीके से शायद कोई कामयाबी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तरक्की करने के लिए उस तरक्की की कीमत देना पड़ती है। अपने आप को कंफर्ट जोन से आपको बाहर लाना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप अपने आप को किसी लेवल पर ला सकते हैं। अब शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखें, वही पाकिस्तानी बच्चे हैं जो पाकिस्तान में सहूलियात नहीं होती, लेकिन जब साउथ कोरिया में आते हैं या और ममालिक में जाते हैं तो वो बड़े अच्छा अच्छा काम करते हैं और बड़ी अच्छी ब्रेक थ्रूज लेके आते हैं। तो ऐसे ही जो भी आना चाहता है उसके लिए यही है कि आप मेहनत करें, और बस एक ही चीज ध्यान में रखें कि कामयाबी ओवरनाइट नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, तसलसल के साथ मेहनत करनी पड़ती है, और अपना एक विजन बना लें कि अगर आपने पाकिस्तान वापस आना है तो फिर आपने क्या करना है। अगर पाकिस्तान नहीं आना तो फिर आगे जॉब जो है उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। कम से कम मैं स्टूडेंट्स को यही कहता होता हूँ कि आपके पास 3 या 4 ऑप्शन होने चाहिए। अगर पहला क्लिक नहीं हो रहा तो दूसरा, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा, तीसरा नहीं हो रहा तो चौथा। ठीक है, तो जब तक 3 4 आपके सामने टारगेट्स नहीं होंगे, आप एक ही टारगेट को लेके चलेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप उसको अटेन नहीं कर पा सकते ना। ये जरूरी नहीं होता, लाइफ है, रियल टाइम फिनोमिना है, कोई चीज आइडियल नहीं है यहाँ पे। तो आप बाकी जो है वो 3 4 ऑप्शन होंगे तो आपको हंट करने में भी आसानी हो जाएगी, आपका एक माइंड हो जाएगा सेट कि मैंने यूं चलना है। तो फिर चीजें आपके लिए करनी आसान हो जाएंगी। बाकी मेहनत है, मेहनत है और मेहनत है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसमें कोई आप आखिरी एक पॉइंट, 1 पॉइंट, और वेरी ब्रीफली, कोई एक बुक जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया हो, इस हवाले से कोई थोड़ा सा बताएं। ये असल में काफी मुश्किल क्वेश्चन है। इसमें देखें, मैं बहुत सारी बुक्स हैं वो उस हवाले से भी पढ़ी हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो और भी दुनिया के लिटरेचर का मुताला किया है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुरान की मोहब्बत है ना, या कुरान की जो इन डेप्थ नॉलेज है, उसको हम नहीं समझ सकते। तो उस उसके साथ जो आपका कनेक्शन है ना, वो नहीं लूज होना चाहिए। बाकी बुक्स भी पढ़नी चाहिए, इंसान को सारा कुछ करना चाहिए, शायरी की जो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन कुरान का अब देखें, दुनिया में नॉलेज है, बुक्स आती हैं, कोई भी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आता है, कुछ अरसे बाद वो पुराना हो जाता है। कोई नॉलेज आता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, पुराना हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो उसकी जगह नया इल्म, नया नॉलेज ले। क्योंकि ये इर्तकाई अमल है ना, चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव फेज में चल रही है, रिलेटिव फेज। लेकिन ये कुरान जो है, ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव नहीं है। ये इर्तकाई अमल के अमल से पाक है, मतलब मुबर्रा चीज है। अब क्या होता है कि ये हजारों साल गुजरने के बावजूद भी ये जो इल्म है, इसकी जो आप कह लें कि इस बुक की जो एक अथेंटिसिटी है या गहराई है, खत्म नहीं हो सकी। इसके अंदर इल्म की इतनी वो पहलू है, इतनी जहतें पाई जाती हैं, इतनी डायमेंशंस हैं कि अगर इंसान उसमें डूब जाए या उसको करना चाहे तो वो जो है वो नहीं, उसका अहाता नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ पहले तो ये होना चाहिए, इसका जो मुताला है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बेशक भले थोड़ा सा ही हो डेली बेसिस पे। उसके बाद इकबाल है, इकबाल की शायरी है, बस वो एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, क्योंकि उसकी भी नहीं समझ आती। उसको भी समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो कई शेर होते हैं, मतलब 10 साल से पढ़ रहा था, बाद में समझ आती है, ओहो इसका तो मतलब मुझे आज समझ आया कि ये है।
तो बस ये इकबाल की शायरी जो है ना, ये बहुत इंस्पायरेशन, एक काइंड ऑफ इंस्पायरेशन है। वेरी जी। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे ब्रीफ अंदाज में और सारे काफ़ी क्वेश्चंस को अपने दरिया को कुएं में बंद किया और बड़े लेमैन को समझ आने वाले अंदाज में। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। और डेफिनेटली इट्स ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस एज वेल। तो इंशाल्लाह योर विजन डेफिनेटली फॉर बायो बेस्ड फ्यूचर एंड साइंटिफिकली लिटरेट सोसाइटी, ये जो आपका विजन है, डेफिनेटली गिव अस होप, पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड द मुस्लिम उम्मा एज वेल। और शुक्रिया आपका कि आपने इनलाइट किया, आपके अपने उसमें एज और रोल मॉडल के तौर पे आपने हमें, जो हमारे रिसर्चर्स हैं या जो चेंज मेकर हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। और आगे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट इज देयर एंड एवरीवन इज द स्टूडेंट ऑल द टाइम अंटिल डेथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।